हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, या सुपर कंडक्टर भी कह देते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल भी कह देते हैं। काफ़ी हॉट टॉपिक है ये आज के टाइम पे रिसर्च में, चाहे केमिस्ट्री की बात करो चाहे फिजिक्स की बात करो। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी पीएचडी के इंटरव्यू देने जाओगे, यदि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ के जाओगे, तो इंडिया में तो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुपर कंडक्टर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि पीएचडी, खासकर पीएचडी इंटरव्यू में, तो ये टॉपिक तो हॉट टॉपिक रहता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें जो पीएचडी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो काफ़ी हॉट टॉपिक है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। अब होता क्या है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, कैसे खोज हुई उसकी, कैसे पता लगा मटेरियल भाई सुपर कंडक्टर मटेरियल भी हो सकता है हमारे पास में। साइंटिस्ट थे, नाम नहीं पता मेरे को, 1911 में, ठीक है, स्टडी कर रहे थे किसी मटेरियल पर, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, मरकरी की। एक साइंटिस्ट थे, वो पढ़ लेना तुम, थ्योरी में हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। हमें नाम याद रखने से मतलब नहीं है यहाँ पे। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1911 में, ठीक है, मतलब रिसर्च कर रहे थे किसी मटेरियल पर, और जो मटेरियल था वो था मरकरी, ठीक है। जो मरकरी मटेरियल था इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को चेक कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मतलब है यदि इससे अपने वोल्टेज करंट पास करें तो करंट का कितना अपोज करेगा विद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ में वो क्या वेरिएशन है। तो ये देखा कि एक टेम्परेचर, यदि मरकरी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर दिया जाए, एक टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर दिया जाए, तो अराउंड 4.2 केल्विन पर मरकरी का टेम्परेचर यदि अराउंड 4.2 केल्विन कर दिया जाए, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो एकदम से ड्रॉप हो जाती है, ड्रास्टिक ड्रॉप दिखाई देता है। पहले जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो नॉर्मल कंडक्टर में भी होता है। मरकरी एक कंडक्टर है, तो जैसे जैसे अपने टेम्परेचर को कम करते जाएंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी टेम्परेचर कम करने पर। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो स्लो प्रोसेस था, डिक्रीज हो रही थी धीरे धीरे एक फिक्स पेस में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को 4.2 केल्विन कर दिया गया, तो जो मरकरी है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो एकदम से ड्रॉप होगी, और उसकी कंडक्टिविटी है एकदम से इंक्रीज करगी, ठीक है। बहुत हाई कंडक्टिविटी एकदम से। ये जो ग्राफ था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, यहाँ पे ग्राफ भी बना देता हूं मैं, जो यहाँ पे ग्राफ बनाया गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो पहले जो रेजिस्टिविटी थी वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रही थी, और एक टेम्परेचर ऐसा आया जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है वो एकदम से ड्रॉप कर दी। उस टेम्परेचर को कहा गया टीसी, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग जो टेम्परेचर है हमारे पास में, टीसी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो एकदम से ड्रॉप कर गई और कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज कर गई। तो ये जो बिहेवियर था ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर था, ठीक है। एक नई चीज पता लगी थी, इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था लोगों को, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से के बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को कम करने पर उसके एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जिस टेम्परेचर पर जो मटेरियल है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, नॉर्मल कंडक्टर में ये होता है कि रेजिस्टिविटी है डिक्रीज करते करते एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, भाई एकदम से ड्रॉप नहीं करेगी। ये नॉर्मल कंडक्टर में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको जिनको सुपर कंडक्टर कहा गया। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल थे जिनकी जो रेजिस्टिविटी है एकदम से ड्रॉप हो गई, एकदम से जो कंडक्टिविटी है एकदम से इंक्रीज कर गई। तो काफ़ी ये मतलब चर्चा में रहा था काफ़ी टॉपिक, ठीक है। इससे पहले किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि इतना
टेम्परेचर अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। किसी ने अचीव अचीव किस वजह से करें, कोई पर्पस होना चाहिए ऐसे। अब फिर लोगों को एक बात पता लगी, सभी साइंटिस्ट को एक बात पता लगी कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इतना हॉट टॉपिक क्यों बना? क्योंकि इसका यदि ऐसा हम लार्ज स्केल पे ऐसा कर सके तो इसका यूज हो सकता है, बहुत अच्छा यूज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से मटेरियल की? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की। जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने से क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक बार उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, उसके बाद में वो काफी सालों तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम करती रहेगी, यदि उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो है, क्योंकि कोई लॉसेज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम है तो लॉसेज यहाँ पे नेग्लेजिबल होंगे, लॉस नेग्लेजिबल होंगे। इस वजह से ये इसका काफी बड़ा यूज हो सकता है, लेकिन अभी तक इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, इतने बड़े स्केल पे इसका अभी तक यूज नहीं हो रहा, जस्ट अभी इस पे रिसर्च ही चल रही है। तो यहाँ पे जो मेन टास्क था वो ये था कि इसको यूज में लाने के लिए सबसे पहले तो अपने को इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा मरकरी के लिए। फिर ये खोज हुई भाई, ये लोग इसमें लगे भी ऐसे कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करते हैं। तो काफी सारे मटेरियल को मिक्स किया गया, कंपाउंड बनाए गए अलग अलग लोगों ने कंपाउंड बनाए, और जो मिनिमम टेम्परेचर अचीव किया 4.2 के बाद में, जो एक मैक्स मिनिमम टेम्परेचर फिर अचीव किया गया 23 केल्विन, कि 23 केल्विन पे भी एक मटेरियल ऐसा मिला कि 23 केल्विन पर ही वो रजिस्टिविटी दे रहा है। ये मतलब ये 4.2 केल्विन नेगेटिव में है, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड। इतना अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं किया, अचीव नहीं किया जा सकता इतना। जो लिक्विड नाइट्रोजन है, जो अपने अभी तुमने देखा होगा काफी एक्सपेरिमेंट्स में, लिक्विड नाइट्रोजन का जो मिनिमम टेम्परेचर अचीव कितने पे होता है? 77 केल्विन पर। जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है अराउंड 77 केल्विन होता है, वहां तक तो अचीव किया जा सकता है, फिर भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता। तो 4.2 केल्विन बड़े लार्ज स्केल पे अचीव करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्टी रही। तो और भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल दिखे जिसका टेम्परेचर 23 हुआ। फिर एक और मटेरियल मिला, मैं नाम नहीं लूंगा उन मटेरियल के, ठीक है, वो तुम देख लेना, वो कंपाउंड मटेरियल है और नाम से हमें कोई मतलब भी नहीं है। यदि तुम रिसर्च करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इस फील्ड में रिसर्च करना चाहोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे तुम अलग अलग, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कौन कौन से, या गूगल कर सकते हो डायरेक्ट कौन कौन से मटेरियल है। जो इसका सुपर कंडक्टिविटी वाला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कुरियन बबर में, उसमें भी तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारे मटेरियल की। यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, कौन कौन से सन में यहाँ पे तुम्हें विजिबल होगा, कौन से सन में कौन सा मटेरियल मिला था, जिसका जो हमारे पास में टेम्परेचर है, जिसका टीसी जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे वो सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव कर रहा है, वो टेम्परेचर क्या है। ठीक है, फिर इंटरेस्टिंग काम जब हुआ तब ये जो टेम्परेचर है हमारे पास में, एक ऐसा मटेरियल मिला हमारे पास में 1986 में, तो ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करके उस मटेरियल के 34 केल्विन हो गया। और ये जो मटेरियल थे इनको कहा गया, ये कंपाउंड मटेरियल था, इनको कहा गया सिरेमिक सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये एक फैमिली है कंप्लीट, सिरेमिक सुपर कंडक्टर। सिरेमिक सुपर कंडक्टर की एक कंप्लीट फैमिली है, इसमें कंपाउंड बहुत सारे मटेरियल को ऐड करके कंप्लीट मटेरियल फॉर्म किया गया, सिरेमिक सुपर कंडक्टर कहा गया इसको। ठीक है, सिरेमिक कैटेगरी है ये, और इस पे नोबल भी मिला था, नोबल प्राइज भी इस पे मिला था, सिरेमिक कैटेगरी। फिर आगे और जो दूसरे हमारे पास में मटेरियल थे उनकी सिरेमिक सुपर कंडक्टर बनाए गए, और जो लास्ट में 1988 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया गया जिसपे सुपर कंडक्टिविटी हम शो कर सकते हैं, वो किया गया 125 केल्विन। तो लास्ट में 1988 में 125 केल्विन अचीव किया गया टेम्परेचर। तो ये पॉसिबल हो सकता है टेम्परेचर 125 केल्विन, मतलब ये भी नेगेटिव में, ये माइनस माइनस कितना हो गया, -200, माइनस लगभग 175, -175 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 में से माइनस कर दो ना इसको, 275 में से माइनस कर दो 125, तो ये आ जाएगा 50, तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, -150 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था वो लास्ट में 1988 में अचीव किया। अभी भी काफ़ी रिसर्च पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, सर्च करना, काफ़ी रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिसपे ये जो टेम्परेचर है हो सकता है
-100 डिग्री भी चला गया हो, ऐसे मटेरियल भी मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी रिसर्च चल रही है इसमें, तो काफ़ी हॉट टॉपिक है ये। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, फिर लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा क्या होगा इन मटेरियल के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में, ऐसा क्या देखने को मिलेगा कि जो रेजिस्टिविटी है एकदम से ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है क्या, मटेरियल का जो बिहेवियर है वो कैसा रहा होगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, काफ़ी थ्योरीज दी गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे और देखने को मिला जिसके बारे में भी अपने बात करेंगे। जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है, T <T के लिए जो मटीरियल है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और वो जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटीरियल की तरह भी बिहेव करते हैं। ये किसने ऑब्जर्व किया था, माइजनर ने ये ऑब्जर्व किया था, जिसको माइजनर इफेक्ट भी अपने कह देते हैं। जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है, सुपर कंडक्टर जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो -1 के इक्वल होगी। ठीक है, ये भी देखने को मिला, ये भी किसने ये एक्सप्लेन किया था, इसको माइजनर इफेक्ट भी अपने कह देते हैं। माइजनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसको सबसे पहले बताया था कि भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है माइजनर इफेक्ट। एक बार मैं इसकी स्पेलिंग लिख दूं सही से, MEISSNER, MEISSNER, माइजनर इफेक्ट। इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, व्हाट इज माइजनर इफेक्ट और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं माइजनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, देखो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया था। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं यदि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, ठीक है, जिसको अपने क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, T <Tc, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जो हमारे पास में सुपर कंडक्टर है वो किस टाइप से बिहेव करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जो सुपर कंडक्टर है हमारे पास में, जो हमारे पास कोई कुछ हमारे पास में डिफरेंट टाइप के मटेरियल है जो एक टेम्परेचर से नीचे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो 0 हो जाती है और इनकी कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और इसको देखो, और सुपर कंडक्टर की और क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास में माइजनर इफेक्ट, देखो माइजनर इफेक्ट क्या है, जब भी किसी सुपर कोई भी हमारे पास में लक्ष्य से हमारे पास में कोई सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है, दिस इज आर सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। ठीक है, दिस इज सुपर कंडक्टर। अब इस सुपर कंडक्टर से जब मैग्नेटिक, मान लो ये पहले सिंपल मटेरियल था, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया जाता है, मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल था, मरकरी था, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इजिली पास कर सकता है। ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, यदि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, और जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करवाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, यदि कोई भी नॉर्मल कंडक्टर हुआ हमारे पास में। जैसे ही इसका टेम्परेचर कम किया जाता है और इसका टेम्परेचर यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम कर दिया जाता है जिसको अपने क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं, इससे कम टेम्परेचर होने पे क्या होगा, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर सुपर कंडक्टर के अंदर, जब ये सुपर कंडक्टर बन जाता, पहले ये नॉर्मल कंडक्टर था, जैसे ही ये सुपर कंडक्टर बन गया अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर से यहाँ से क्रॉस होने लग जाती है, और ये जो मैग्नेटिक मटीरियल, ये जो हमारे पास में सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है ये डायमैग्नेटिक मटीरियल बन जाता है, और परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटीरियल होगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटीरियल। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली अपने अंदर से रिमूव कर देता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। ठीक है,
अब ये क्या कर रहा है, ये जो सुपर कंडक्टर है ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये अपने अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को पूरे को अपोज कर देगा, जीरो ही कर देगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में होता है म्यू नॉट H प्लस एम, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो H प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब H इक्वल टू माइनस एम, जो मैग्नेटाइजेशन है जो बाहर से अपने H अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो काई होगा m बाई एच, उसकी जो वैल्यू है वो -1 होगी। तो इस इफेक्ट को अपने कहते हैं माइजनर इफेक्ट। ठीक है, माइजनर ने सबसे पहले इसको नोटिस किया था, इस इफेक्ट को, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे फिर से अंदर से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा यदि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो ये पैरामैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ जाएगा, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज माइजनर इफेक्ट। ठीक है, और सुपर कंडक्टर की बात करें तो सुपर कंडक्टर में हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो जीरो है, ये नोट कर लो एक बार। अब सुपर कंडक्टर की और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। सुपर कंडक्टर के लिए हमें पता है, फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर में हमें पता है, सुपर कंडक्टर में सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यदि जीरो है तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी। रेजिस्टिविटी जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है रो इंटू जे, ये हमारे पास में, क्योंकि जे होता है सिग्मा ई ओम्स लॉ से, ठीक है, ये हमें पता है, और सिग्मा होता है 1/ρ। ठीक है, तो यहाँ से ई बाय रो आ जाएगा हमारे पास में, ई क्या आ जाएगा, रो जे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो जे। तो रो की वैल्यू जीरो है सुपर कंडक्टर के अंदर, क्योंकि हमें पता है सुपर कंडक्टर मटेरियल एक ऐसे मटेरियल है जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे। ठीक है, नीचे टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर है तभी तो उनको सुपर कंडक्टर कह रहे हैं, अदरवाइज वो सुपर कंडक्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उनकी जीरो है, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इट मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। ये दोनों हमारे पास में सुपर कंडक्टर के केस होंगे। इन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। बट यदि अपने नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, ये डिफरेंस है सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर में। यदि अपने नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर की कहानी कैसी होगी, देखो। नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर में क्या होगा, नॉर्मल कंडक्टर में मान लो परफेक्ट कंडक्टर है, नॉर्मल भी परफेक्ट कंडक्टर है। परफेक्ट का मतलब है कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर का मतलब है उसकी भी रेजिस्टिविटी जीरो है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मान लो परफेक्ट कंडक्टर की जीरो है, कंडक्टिविटी हाई है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रेजिस्टिविटी जीरो है तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब डेल क्रॉस ई, हमें मैक्सवेल इक्वेशन से पता है, डेल क्रॉस ई माइनस डीबी बाई डी टी। ई जीरो है, इसका मतलब डीबी बाई डी टी जीरो है, डीबी बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब बी कॉन्स्टेंट होगा। तो बी जीरो नहीं होगा नॉर्मल कंडक्टर के अंदर या परफेक्ट कंडक्टर के अंदर। ई तो जीरो हो सकता है बट बी जीरो नहीं होगा, बी कॉन्स्टेंट होगा। चाहे बाहर से तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे नॉर्मल कंडक्टर के ऊपर, परफेक्ट कंडक्टर के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इजीली उससे पास कर जाएगा। ठीक है, यदि नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, जैसे ये हमारे पास में परफेक्ट कंडक्टर है या नॉर्मल कंडक्टर है, ये हमारे पास में सुपर कंडक्टर है। ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड आराम से पास कर जाएगा बट इससे मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगा। ठीक है, ये इसके सरफेस के टच होके निकल जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इजीली पास कर जाएगा। ये डिफरेंस है, यहाँ पे ई जीरो होगा बट बी नॉन जीरो होगा, यहाँ पे ई भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। तो मतलब ये मैक्सवेल इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते सुपर कंडक्टर को। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है सुपर कंडक्टर के अंदर, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है सुपर कंडक्टर शो कर रहा है। तो इसके लिए अलग इक्वेशन डेवलप करेंगे जिन्हें अपने कहेंगे लंदन इक्वेशन, वो इक्वेशन अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इफेक्ट को अपने कह देते हैं माइजनर इफेक्ट। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास में
ये सुपरकंडक्टर के अंदर यदि रेजिस्टिविटी 0 है, कंडक्टिविटी हाई है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है सुपरकंडक्टर के अंदर, द करंट फ्लोइंग इन सुपरकंडक्टर, करंट flowing in superconductor is said to be persistent current। उसको अपने persistent current कहेंगे। क्यों persistent current कहेंगे? क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक फ्लो कर सकता है विदाउट अप्लाइंग एनी वोल्टेज। एक बार वोल्टेज अप्लाई करके छोड़ दिया, वोल्टेज को बंद कर दिया, तो ये जो करंट है बहुत लंबे टाइम तक इस सुपरकंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है। दैट इज परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट का मतलब यही होता है लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक ये करंट फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी 0 है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको परसिस्टेंट करंट भी अपने कह देते हैं। अब यदि अपने बात करें, अब जो सुपरकंडक्टर मटेरियल है इसकी सुपरकंडक्टिविटी को रिमूव कैसे किया जाए। मान लो हमने सुपरकंडक्टर मटेरियल बना दिया और उसकी सुपरकंडक्टिविटी को हमें रिमूव करना है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेज टू रिमूव दी सुपरकंडक्टिविटी ऑफ ए सुपरकंडक्टर मटेरियल। सुपरकंडक्टर कोई अलग से मटेरियल नहीं होता, बहुत सारे मटेरियल है जो सुपरकंडक्टिविटी को शो करते हैं, इन मटेरियल को सुपरकंडक्टर कहा गया है। तो सुपरकंडक्टिविटी को रिमूव कैसे किया जाए, सुपरकंडक्टिविटी को रिमूव कैसे किया जाए, कौन कौन से हमारे पास में तरीके हैं सुपरकंडक्टिविटी को रिमूव करने के। तो सबसे पहला तरीका है सुपरकंडक्टिविटी को रिमूव करने का, टेम्परेचर को ग्रेटर कर दो टीसी से। ठीक है, हाई टेम्परेचर कर दो, टीसी से यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जो सुपरकंडक्टर है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहने वाली बात ही नहीं है इतनी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जिसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे HC, इससे ज्यादा कर दोगे वाइल कीपिंग द टेम्परेचर T लेस देन TC। ठीक है, टेम्परेचर से ही T लेस देन TC हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, इनिशियली तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रहा, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम मैग्नेटिक फील्ड तुम उसके साथ में जस्ट मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जा रहे हो, उसकी भी तो एक लिमिटेशन है ना। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बाद में, जिसको अपने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे क्रॉस करना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है भाई कितना भी मैग्नेटिक फील्ड पास कर दो ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल ही करता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी अपनी लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड को भी अपोज करना बंद कर देगा। ठीक है, तो H ग्रेटर देन HC पर सुपर कंडक्टिव मटीरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे T की वैल्यू TC से कम हो तो भी। ठीक है, टेम्परेचर कुछ भी हो, T लेस देन TC हो, यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुमने HC से ज़्यादा कर दी तो ये सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और HC यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास में एक दूसरा तरीका है जो सुपर कंडक्टर है उसको नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करने का। और हमारे पास में एक और तरीका है सुपर कंडक्टर मटेरियल को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करने का, जो है करंट डेंसिटी। यदि हम करंट डेंसिटी इसमें इंक्रीज करते जाए, करंट डेंसिटी की वैल्यू, मान लो इसके अंदर से सुपर कंडक्टर के बाहर वोल्टेज हमने लगा रखी, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर है, इसके बाहर हमने वोल्टेज लगा दी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो की वजह से यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी कुछ इंक्रीज हो रही है। तो करंट जो फ्लो है वो किस अमाउंट में करवा रहे हैं, जो करंट डेंसिटी हमारे पास में, करंट पर यूनिट एरिया है सुपर कंडक्टर में, जो करंट डेंसिटी किस रेट में अपने फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू यदि एक पर्टिकुलर डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, जिसको अपने क्रिटिकल करंट डेंसिटी कहेंगे, क्रिटिकल करंट डेंसिटी, यदि कुछ ऐसा भी हो जाता है तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, करंट डेंसिटी अब ऐसा नहीं है कि एक बार सुपर कंडक्टर बना दिया तो बाहर से कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बाहर से भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ने की वजह से वो सुपर कंडक्टर, हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा सुपर कंडक्टर बनाने के लिए कि करंट डेंसिटी भी कम रहे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी एक लिमिटेशन होगी, करंट फ्लो करवा रहे हैं तो करंट की भी एक लिमिटेशन होगी। इवन
एक और यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट है कि यदि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाएं, कोई भी ऑप्टिकल लाइट इंसिडेंट करवाएं, कोई फोटोन इंसिडेंट करवाएं, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पर एक फोटोन इंसिडेंट करवाएं, तो इस फोटोन की वजह से भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस फोटोन की जो एनर्जी है, यदि वो 3.5 kBt से ज़्यादा है, यदि जो फोटोन की एनर्जी है वो ग्रेटर देन है 3.5 kBtc, ये अपने आगे भी डिस्कस करेंगे। बैंड गैप का कॉन्सेप्ट आएगा सुपर कंडक्टर में, वो अपने डिस्कस करेंगे। भाई बैंड गैप भी होता है सुपर कंडक्टर में, बैंड गैप का मतलब एक BCS लेवल बनता है, वो आगे BCS थ्योरी में डिस्कस करेंगे। एक BCS लेवल बनता है, एक फर्मी लेवल होता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है बैंड गैप होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन उस BCS लेवल में रहते हैं तो वो कूपर पेयर की तरफ बिहेव करते हैं, और जब BCS लेवल से कूपर पेयर को तोड़ के वो फर्मी लेवल में चले जाते हैं, वो किसकी वजह से जा सकते हैं, वो फोटोन की वजह से भी जा सकते हैं, टेम्परेचर को हाई करने की वजह से भी जा सकते हैं, H ग्रेटर देन HC करने की वजह से भी जा सकते हैं, और करंट डेंसिटी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाई करने की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कूपर पेयर से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो BCS थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे, अभी तुम्हें टेंशन लेने की उस चीज़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यदि फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा है, इट मीन्स सुपर कंडक्टर मटेरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में टोटल 4 तरीके हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप इतना एक बार तुम्हें समझ में आया हो। इसको एक बार फटाफट से नोट करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करें जो हमारे पास में जो HC है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम कह रहे हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके अपने सुपर कंडक्टर मटेरियल को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो HC होगा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। जो HC है हमारे पास में क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HCT, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला होगा HCT0, ठीक है, ये होगा HCT0 1 - T/Tc का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देख सकते हो, यदि हम जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, अब जो हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे लिया है, लेट्स से दिस इज आवर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, और इसका टेम्परेचर यदि अपने T = 0 केल्विन रखते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, विच इज नॉट पॉसिबल, T = 0 केल्विन किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट अचीव द टेम्परेचर T = 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। जो मिनिमम टेम्परेचर अचीव किया गया 10⁻⁴ केल्विन अचीव किया गया, लेकिन वो भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का नहीं किया गया। वो हमारे पास में कोई और मटेरियल था जिसका टेम्परेचर मिनिमम, सुपर कंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर इतना अचीव नहीं किया गया, ठीक है। लेट्स से हाइपोथेटिकली वी कैन से दैट इफ T इज 0 केल्विन, टेम्परेचर यदि 0 केल्विन है हमारे पास में, तो इस पर्टिकुलर केस में जो HC होगा हमारे पास में, वो HC 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जो सुपर कंडक्टर मटेरियल को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। T = यदि सुपर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, यदि सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर TC है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो HCT होगा वो 0 होगा। इसका मतलब हमें किसी भी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है सुपर कंडक्टर मटेरियल को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, टेम्परेचर और HC। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लगा के अपने सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उस केस में अपने जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है उसको बिना लगाए, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो ही चुका है ना, सुपर कंडक्टर मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो ही चुका है T = TC पर, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड से तो तब अपने सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब टेम्परेचर की वैल्यू TC से कम है। तो आई बात समझ में ये, तो इसका अपने ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं HC का टेम्परेचर के साथ में। जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारे पास में HC का
टेम्परेचर के साथ में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस टाइप का प्लॉट होगा। ठीक है, T इक्वल टू टी सी। देखो T इक्वल टू टी सी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, और T इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये होगी HC जीरो। ठीक है, और इस रीजन में जो हमारे पास में मटेरियल होगा वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, और इधर जो मटेरियल होगा वो नॉर्मल कंडक्टर होगा। ठीक है, इस टाइप से अपने इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो, इसको आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हमारे पास में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर, टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर एंड टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। डिस्कस करेंगे दोनों को अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। क्या होते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, इनको अपने डिस्कस करते हैं। तो देखो, टाइप वन सुपर कंडक्टर हमारे पास में क्या है। टाइप वन सुपर कंडक्टर वो होंगे जो माइजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या है। देखो, टाइप वन सुपर कंडक्टर की बात करें, ठीक है, इसमें जो माइजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक, इन जो टाइप वन सुपर कंडक्टर होंगे इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा। ठीक है, इनसाइड जो सुपर कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और माइजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो, इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्ट्रिक्टली फॉलो माइजनर इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जैसे ही अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा कर देंगे, तो तुरंत हमारे पास में जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट हमें शार्प यहाँ पे एक एज मिलेगा। जैसे हमारे पास में, जैसे अपने ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ में, एक मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैग्नेटाइजेशन का यदि एच के साथ में ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का एच के साथ में ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमें पता है कि माइनस एम का ले लो, क्योंकि हमें पता है ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहां तक एच सी तक, एच इक्वल टू एच सी तक, और जैसे कि एच की वैल्यू एच सी से ज्यादा एकदम से ड्रॉप करके यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। तो एच लेस देन एच सी के लिए परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था, परफेक्टली डायमैग्नेटिक, मतलब काई की वैल्यू -1 थी। जैसे ही एच ग्रेटर देन एच सी हुआ, काई की वैल्यू तुरंत हमारे पास में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पहले परफेक्टली डायमैग्नेटिक था, फिर उसके बाद में इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं रहा। जैसे ही एच की वैल्यू एच सी से ज्यादा हो जाती, तुरंत ड्रॉप हुआ, यहाँ पे एकदम से ड्रॉप हुआ एम और एच में, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया। या हम काई की वैल्यू भी प्लॉट कर सकते हैं एच के साथ में। काई का एच के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली ये -1 था, और एकदम से जैसे एच इक्वल टू एच सी हुआ, इसकी वैल्यू एकदम से ड्रॉप हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, इस टाइप का जो सुपर कंडक्टर होगा उसको अपने कहेंगे टाइप वन सुपर कंडक्टर। ठीक है, जो सेकंड टाइप के सुपर कंडक्टर होंगे हमारे पास में, टाइप टू सुपर कंडक्टर, उसमें क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते माइजनर इफेक्ट को। टाइप टू की बात करें, दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, तो करते हैं बट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, स्ट्रिक्टली फॉलो माइजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे ही अपने एम और एच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, माइनस और एम और एच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जिसको HC1 कहेंगे, HC1 तक तो ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक होंगे, लेकिन उसके बाद में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा। जो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड तक, HC2 तक। उसके बाद में HC2 तक ये धीरे धीरे
डिक्रीज करेगा इस टाइप से। ठीक, Hc2 मैग्नेटिक फील्ड पे जाके ये आगे जीरो हो जाएगा। ये जो रीजन होगा इसे अपने कहेंगे परफेक्टली डायमैग्नेटिक, परफेक्टली डायमैग्नेटिक। और ये जो रीजन होगा ये होगा डायमैग्नेटिक, नॉट परफेक्ट बट डायमैग्नेटिक। और ये जो रीजन होगा ये हमारे पास में नॉर्मल कंडक्टर होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन होगा, H की वैल्यू Hc1 से कम है, तब तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। और H की वैल्यू Hc1 से Hc2 के बीच में है, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। और H की वैल्यू ग्रेटर देन Hc2 है, ठीक है, तब ये हमारे पास में नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह ये बिहेव नहीं करेगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो रीजन है ये हम कह सकते हैं मिक्स रीजन होगा, जिसमें सुपर कंडक्टर भी होगा, ये नॉर्मल कंडक्टर भी होगा, दोनों टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। तो जो टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर है इनको डिफ्रेंशिएट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही किया जा सकता है, टेम्परेचर के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर तो वही रहेगा, कोई टेम्परेचर की रेंज नहीं होगी, देर इज नो टेम्परेचर रेंज, कोई यहाँ टेम्परेचर रेंज नहीं होगी। टेम्परेचर तो एक फिक्स है भाई, टी से लेस देन टी सी है तब तो ये सुपर कंडक्टर है, टी ग्रेटर देन टी सी है तब ये नॉर्मल कंडक्टर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में यदि टाइप 1 सुपर कंडक्टर है तो H लेस देन एच सी के लिए टाइप 1 सुपर कंडक्टर होगा, और H ग्रेटर देन एच सी के लिए टाइप 1 नॉर्मल कंडक्टर होगा। वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की एक रेंज देखने को मिलेगी। तो ये होगा हमारे पास में टाइप सेकंड। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के बाद में भी कुछ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल की तरह वो बिहेव करता है, या जो सुपर कंडक्टिविटी है वो काफी लंबे समय तक, काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड तक यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। तो इस वजह से इसको अपने हार्ड सुपर कंडक्टर भी कह देते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर। और ये जो मटेरियल होते हैं हमारे पास में ये वाले, इनको अपने कह देते हैं टाइप 1 को सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। ये नोट कर लेना जो जो मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होंगे, और ये जो सेकंड वाले होंगे वो हमारे पास में होंगे हार्ड सुपर कंडक्टर। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, या थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। इसका काफी रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स से। देखो थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके भी इसको एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश की गई, और उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को देखा गया कि जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल है हमारे पास में, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब में क्या रिलेशन होगा, और उसका नॉर्मल कंडक्टर के साथ में क्या रिलेशन होगा। जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं, जो सुपर कंडक्टर से जो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्जन होता है, या नॉर्मल कंडक्टर से जो सुपर कंडक्टर में कन्वर्जन होता है, इसको अपने कहते हैं ये एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, और थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर से उसी स्टेट में अपने दोबारा ला सकते हैं, सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में, और नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, लेकिन ये एक फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, ऐसे नहीं है भी उसकी स्टेट सेम रहेगी, फेज में भी उसके ट्रांजिशन होगा, जो उसकी फेज है वो चेंज हो जाएगा। जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी फेज में चेंज हो रहा है। इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज होते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन यदि फेज ट्रांजिशन होता है तो प्रॉपर्टीज में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। तो एक टाइप का फेज ट्रांजिशन, और किस टाइप का फेज ट्रांजिशन है ये, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और फेज ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी का बाकी जो वेरिएबल है उनके साथ में रिलेशन देखना पड़ता है।
और गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और गिब्स फ्री एनर्जी का सुपर कंडक्टर का के साथ में नॉर्मल कंडक्टर का रिलेशन देखना पड़ेगा कि सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर जो एक पॉइंट ऑफ कंडक्टिविटी है, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, उस पॉइंट पे गिब्स फ्री एनर्जी किस टाइप से बिहेव कर रही है। हमें पता है टी इक्वल टू टी लेस देन टी सी पर ये सुपर कंडक्टर है, और टी ग्रेटर देन टी सी पर ये नॉर्मल कंडक्टर है। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी सी पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी ही फेज ट्रांजिशन को डिसाइड करती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो बिहेवियर है वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। गिब्स फ्री एनर्जी का बिहेवियर कैसा है एट ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से नॉर्मल कंडक्टर या नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अपने रिलेशन बना लेंगे तो टेम्परेचर के साथ में ऑटोमेटिकली रिलेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में। गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है U माइनस टी एस प्लस पीवी अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स। बट यहाँ पे एंट्रोपी भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, बट प्रेशर और वॉल्यूम जो पीवी है इसकी जगह हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो वॉल्यूम का चेंज होके नहीं होगा कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पी उसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो पीवी है उसको अपने लिखेंगे माइनस एच एम से, यू माइनस टी एस माइनस एच एम। एच यहाँ पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रिप्लेस कर देंगे एच एम से। जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो वर्क डन किस में जा रहा है, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो मैग्नेटाइजेशन में जा रहा है, और एम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है। जैसे हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और यहाँ से यदि डी यू की बात करें अपने, तो डी यू होगा टी डी एस माइनस पी डी वी। तो पी डी वी की जगह यहाँ पे अपने पुट कर देंगे माइनस एच, यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस एम डी एच। पी डी वी की जगह पुट कर देंगे एम डी एच। एम बिहेव करेगा प्रेशर की तरह और डी एच बिहेव करेगा वॉल्यूम की तरह। तो इस टाइप से अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, टी डी एस प्लस एम डी एच। यदि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा वो ये होगा, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कोई भी सब्सटेंस है जिसका मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो तुम, तो उसके लिए डी यू ये होगा। अब इसको जी को यदि डिफ्रेंशिएट करें अपने तो क्या आएगा, देखो तो जी है हमारे पास में u माइनस टी एस माइनस एम एच। इसको डिफ्रेंशिएट करें डी जी डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस एम डी एच माइनस एच डी एम। डी यू की वैल्यू पुट कर दो, डी यू की वैल्यू यहाँ से क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टी डी एस प्लस एम डी एच, टी डी एस प्लस एम डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस एम डी एच माइनस एच डी एम। ठीक है, एम डी एच से एम डी एच और ये भी एम डी एच। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एम डी एच कैंसिल नहीं होगा, फर्स्ट लॉ में हमारे पास में होता है एच डी एम होता है। फर्स्ट लॉ में मैंने उल्टा लिख दिया, ये फर्स्ट लॉ में ये होता है हमारे पास में, ये इसको एक बार करेक्ट कर लेना। फर्स्ट लॉ में ये हमारे पास में होता है, इसको करेक्ट कर लेना एक बार, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ये पी डी वी जो होता है फर्स्ट लॉ में हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में एच डी एम। पी डी वी होता है एच डी एम माइनस एच डी एम। एच बिहेव कर रहा है प्रेशर की तरह और वॉल्यूम डी वी बिहेव कर रहा है डी एम की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी डी एस प्लस एच डी एम। तो यहाँ पे आएगा टी डी एस प्लस
एच डी एम होगा यहाँ पे, एच डी एम, और एच डी एम से ये एच डी एम कैंसिल हो जाएगा, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एस डी टी माइनस एम डी एच। लेट्स से टेम्परेचर को अपने फिक्स रख देते हैं फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी टी इक्वल टू 0 फॉर टेम्परेचर को अपने कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे टेम्परेचर के साथ में, लेट्स से टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही अपने उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हमने लेट्स से जो टेम्परेचर है वो लेस देन सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर है, टी लेस देन टी सी है जिसमें वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के उसको टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके अपने उसको नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी जी क्या आ जाएगा, माइनस एम डी एच। यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एच के रिस्पेक्ट में, जीरो से एच की वैल्यू को अपने लेट्स से जीरो से, एच की वैल्यू लेट्स से इनिशियली जीरो थी, मैग्नेटाइजेशन जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो अपने अप्लाई कर रहे थे इनिशियली जीरो अप्लाई कर रहे थे, और वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल था हमारे पास में। ठीक है, जिसका टेम्परेचर लेस देन टी सी था। टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एच की वैल्यू को जीरो से एच तक इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डी जी आएगा ये आएगा हमारे पास में, देखो डी जी, इसको ये लिख सकते हैं जी एस, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल था, जी एस एच माइनस जी एस जीरो। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको जी एस एच माइनस जी एस जीरो, जीरो टू एच माइनस एम डी एच, ये हमारे पास में होगा। यदि नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, यदि हम टेम्परेचर को कुछ ऐसा रखते हैं, ये तो हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बात की, यदि हमारे पास में नॉर्मल कंडक्टर होता, इफ वी हैव नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर वाला केस होता है हमारे पास में, टी ग्रेटर देन टी सी वाला केस होता, तो हमें पता है नॉर्मल कंडक्टर के लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन सिर्फ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, काई जीरो होगा हमारे पास में। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, तो नॉर्मल कंडक्टर के लिए जी एन एच माइनस जी एन जीरो। ठीक है, जी एन एच माइनस जी एन जीरो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी एट एच मैग्नेटिक फील्ड, गिब्स फ्री एनर्जी एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस, एम की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जी एन एच इक्वल टू जी एन जीरो, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर के लिए बात समझ में आ रही है। अब यदि अपने बात करें, हमें पता है नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में हमारे पास में एक रिलेशन है, तो देखो नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के यदि अपने एच सी का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास में ये रिलेशन था, देखो एच सी का अपने ग्राफ प्लॉट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन था। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर ये सुपर कंडक्टर है, ये नॉर्मल कंडक्टर है, तो बाउंड्री के ऊपर जो गिब्स फ्री एनर्जी है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, बाउंड्री के ऊपर जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, डेरिवेटिव उसका क्या होगा वो उससे वो बाद की बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कंटिन्यूस होगी। कंटिन्यूस होगी इसका मतलब नॉर्मल कंडक्टर की गिब्स फ्री एनर्जी एट एच सी और सुपर कंडक्टर की गिब्स फ्री एनर्जी एट एच सी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास में इक्वल होगी। ठीक है, ये इक्वल होगी, और हमें यहाँ पे पता है यदि यहाँ पे एच की जगह एच सी पुट कर देंगे, एच की जगह अपने यहाँ पे एच सी पुट कर देंगे, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार इसको देखो, ये हमारे पास में जो जी एस एच है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, जी एस जीरो माइनस जीरो टू एच एम डी एच, ये लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो जी एस एच है इसको अपने यहाँ से जी एन एच सी लिख सकते हैं, जी एन एच लिख सकते हैं, यदि एच की वैल्यू को अपने एच सी करें तो इसको अपने जी एन एच सी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में जी एन एच सी आ जाएगा, तो यहाँ से अपने देखो जी एन एच सी को क्या लिख सकते हैं, जी एन जीरो लिख सकते हैं, जी एन एच सी को जी एन जीरो लिख सकते हैं, जी एन एच सी को जी एस एच सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जी एन जीरो आ जाएगा हमारे पास में। तो नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का जो गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस होगा एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे देख सकते हो
जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, GN 0 माइनस GS 0, इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास में माइनस MDH, ये हमारे पास में डिफरेंस होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिफरेंस निकल के आ जाएगा, और 0 से HC करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू ली है वो HC के लिए इक्वल की है ना, ये GN HC GS HC, तो यहाँ पे भी HC करो, यहाँ पे भी HC करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये अभी अभी मत करो इसको, लेकिन बाद में ये लिख लेना कि ये HC के लिए है, HC के H इक्वल टू HC के लिए अपने ने ये लिख दिया था हमारे पास में यार, तो इसको लिख देंगे डेल्टा G माइनस 0 टू HC MDH। ठीक है, और डेल्टा G यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर एट 0 मैग्नेटिक फील्ड पर जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा G होगा हमारे पास में। और M की वैल्यू क्या है हमारे पास में, M की वैल्यू है माइनस H, प्योर सुपर कंडक्टर के लिए M की वैल्यू माइनस H है, तो डेल्टा G क्या आ जाएगा, 0 से HC माइनस माइनस प्लस H इंटू DH, तो h²/2, तो ये आ जाएगा HC²/2, तो ये डेल्टा G की वैल्यू आएगी हमारे पास में HC²/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास में, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में भी हमारे पास में एक रिलेशन है। क्या एंट्रोपी में रिलेशन, एंट्रोपी होती है हमारे पास में S इक्वल टू माइनस dG/dt फॉर कॉन्स्टेंट H, यहां से भी निकाल सकते हो इसको, इस फॉर्मूले से, ये रहा, इस फॉर्मूले से कांस्टेंट H के लिए जो एंट्रोपी होगी वो होगी dG/dt, इस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हमारे पास में dG/dt, तो एंट्रोपी की वैल्यू यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एंट्रोपी में डिफरेंस यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, Sn माइनस S0, Sn माइनस SS, और G हमारे पास में ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस HC dHC/dt, तो ये dHC/dt पर डिपेंड करेगा कि dHC/dt क्या है। ठीक है, और dHC/dt की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि HC का हमारे पास में रिलेशन है HC 0 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर, तो dHC/dt करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस HC 0 2T/TC। ठीक है, तो माइनस 2HC 0 T/TC, और ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो जो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव है इसका मतलब Sn माइनस SS की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब एंट्रोपी है नॉर्मल कंडक्टर की इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारे पास में एंट्रोपी है नॉर्मल कंडक्टर की सुपर कंडक्टर से हमेशा ज़्यादा होगी। यदि इसका अपने एंट्रोपी का ग्राफ भी प्लॉट करें तो नॉर्मल कंडक्टर की जो एंट्रोपी और सुपर कंडक्टर की जो एंट्रोपी, इसका ग्राफ प्लॉट करें। आई होप ये समझ में आया हो तुम्हें। ये एंट्रोपी का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो ये नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी है हमारे पास में। ठीक है, ये लेट्स से T इक्वल टू TC टेम्परेचर है, तो ये जो एंट्रोपी होगी हमारे पास में ये सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी होगी, इससे थोड़ी सी लेस होगी वैल्यू, डिक्रीज ये भी करेगी। ठीक है, और T इक्वल टू 0 केल्विन पर हमें पता है एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन हो सकता है सुपर कंडक्टर के लिए T ग्रेटर देन 0 के लिए भी एंट्रोपी की वैल्यू 0 आ सकती है। इस वजह से मैंने इस ग्राफ को यहाँ मैच कर दिया, और जरूर नहीं है ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ इस टाइप से भी कि T इक्वल टू 0 पे 0, कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे होंगे जिसमें एंट्रोपी T इक्वल टू 0 केल्विन पे 0 जाएगी, और कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे होंगे कि T फाइनाइट टेम्परेचर पर ही 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, फाइनाइट टेम्परेचर 1 केल्विन हो सकता है, 1 केल्विन पर ही एंट्रोपी की वैल्यू है सुपर कंडक्टर के लिए 0 हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडक्टर के लिए T इक्वल टू 0 केल्विन पर ही 0 हो।
तो एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास में सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए कम है। इसका मतलब इसके जो एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करती है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है रैंडमनेस को। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो हाईली ऑर्डर्ड स्टेट है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज हाईली ऑर्डर्ड स्टेट एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर को यदि कंपेयर करें तो सुपर कंडक्टिंग जो स्टेट होगी वो हाईली कंडक्टिंग स्टेट होगी। टी इक्वल टू टी सी की बात करें, एट टी इक्वल टू टी सी, फॉर टी इक्वल टू टी सी एच सी जीरो होगा। ठीक है, टी इक्वल टू टी सी पर तो एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो एस एन माइनस एस एस जीरो का मतलब नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी सेम होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ये कट नहीं कर रहा, ये कंटिन्यूस, इसके बाद में ये कंटिन्यूस है इस टाइप से। ऐसे नहीं है भाई ये इसको कट करके आगे निकल जाएगा, ये यहाँ से जाके यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो चुका। तो इस टाइप का हमें ग्राफ है वो देखने को मिलेगा। और डी एच सी बाई डी टी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, जो हमने कैलकुलेट भी की हुई है। ठीक है, डी एच सी बाई डी टी की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही, ये वैल्यू। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, यदि अपने ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो फेज ट्रांजिशन में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको अपने कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट होगी हमारे पास में वो होगी Q इक्वल टू टी डी एस, और डी एस हमने निकाला वो ये रहा। नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जब एंट्रोपी में चेंज हुआ तो डी एस एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ, दैट इज लेटेंट हीट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में T इंटू माइनस एच सी डी एच सी बाय डी टी, तो माइनस टी एच सी डी एच सी बाय डी टी, ये हमारे पास में लेटेंट हीट की इक्वेशन होगी। टी ग्रेटर देन टी सी के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी लेटेंट हीट की, और टी लेस देन टी सी के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। ठीक है, टी ग्रेटर देन टी सी के लिए 0 होगी लेटेंट हीट की जो वैल्यू है, और टी लेस देन टी सी के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है फेज ट्रांजिशन में, जब किसी भी सब्सटेंस का फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो लेटेंट हीट हमें रिक्वायर्ड होती है। लेटेंट हीट ये हीट होगी Q इक्वल टू डी एस। तो डी एस से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डी एस हमें एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ उस फेज ट्रांजिशन में, तो उस एंट्रोपी चेंज को देख के अपने लेटेंट हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक है, फेज ट्रांजिशन में कितनी लेटेंट हीट हमें रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास में क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी हमारे पास में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टी डी बाई डी टी एस एन माइनस एस एस। एंट्रोपी में चेंज टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, जो एंट्रोपी चेंज है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो टी डी बाई डी टी, और ये आ जाएगा माइनस एच सी डी एच सी बाय डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी बाहर है, डी एच सी बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस एच सी डी स्क्वायर एच सी बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो माइनस एच सी टी डी स्क्वायर एच सी बाय डी टी स्क्वायर माइनस टी डी एच सी बाय डी टी का होल स्क्वायर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी हमारे पास में। यदि एच सी की वैल्यू अपने 0 लें, डी एच सी बाई डी टी की जो वैल्यू है हमारे पास में वो हमेशा नेगेटिव होगी, और एच सी की वैल्यू यदि अपने टी इक्वल टू टी सी की बात करें, ट्रांजिशन पॉइंट की बात करें, ट्रांजिशन पॉइंट एच सी की वैल्यू 0 होगी, डी एच सी बाई डी टी नॉन जीरो होगा, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक, ऑलवेज नेगेटिव होगी। स्लोप की बात कर रहे हैं ना, ये तो स्लोप है ना डी एच सी बाई डी टी, ये ग्राफ देखा था ना तुमने,
HC का T के साथ में ग्राफ प्लॉट किया था हमने, तो ये स्लोप है यहाँ पे, ये नॉन जीरो नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीज कर रहा है HC। ठीक है, तो यहाँ पे जो C आएगा वो आएगा -T, ये C का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे CN माइनस CS है ये, ठीक है, क्योंकि SN माइनस SS लिखा है ना हमने, तो इसको लिख लो CN माइनस CS, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये आएगा हमारे पास में -T dHc/dt का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास में ये तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो CN माइनस CS हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब CN कम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS से, नॉर्मल कंडक्टर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सुपर कंडक्टर से कम रहेगी। ठीक है, सुपर कंडक्टर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू एट ट्रांजिशन पॉइंट T=TC की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। लेकिन ट्रांजिशन पॉइंट की बात करें तो ट्रांजिशन पॉइंट पे एट ट्रांजिशन पॉइंट ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे dHc/dt की वैल्यू भी तुम पुट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ये रहा, ये dHc/dt की वैल्यू पुट करके तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजिशन पॉइंट पे हमारे पास में जो नॉर्मल कंडक्टर की सुपर कंडक्टिव जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सुपर कंडक्टर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उससे कम होगी। मतलब यहाँ पे एक बैंड गैप देखने को मिला, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो लगातार डिक्रीज कर रही थी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर के साथ में, लेकिन सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी एट ट्रांजिशन पॉइंट एकदम से इंक्रीज करी फिर डिक्रीज करेगी, जैसे ये ग्राफ था। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल T³ से डिक्रीज कर रहा था इस टाइप से, नॉर्मल कंडक्टर के लिए ये डिक्रीज कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन पॉइंट आया, ट्रांजिशन पॉइंट पे नॉर्मल सुपर कंडक्टिविटी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो एकदम से इंक्रीज कर गई, फिर ये दोबारा डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ होगा, ठीक है। तो एक गैप देखने को मिलता है और इस गैप की वजह से हमें बैंड गैप का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो सुपर कंडक्टर में हमें बैंड गैप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो ट्रांजिशन पॉइंट पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है बैंड गैप इन सुपर कंडक्टर। तो एनर्जी एक बैंड गैप सुपर कंडक्टर में देखने को मिलता है, और जिसको एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू BCS थ्योरी। BCS थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो मैं यहाँ बैंड गैप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे BCS थ्योरी में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज बैंड गैप, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, क्यों सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बैंड गैप फॉर्म होता है और इसका मतलब क्या है, क्या वैल्यूज होती है इस बैंड गैप की, ठीक है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस बैंड गैप का, फिजिकली ये बैंड गैप क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। और हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो कंट्रीब्यूशन होते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो अल्फा टी प्लस बीटा T³, या इसको ये भी लिख सकते हैं C इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस C लैटिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, ये हमने अभी डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सॉलिड जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सॉलिड डिस्कस कर रहे थे। तो दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस लैटिस। और जब अपने लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये किस वजह से है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, जो लैटिस पॉइंट आयंस की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये जो सुपर कंडक्टिविटी जो हमारे पास में मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन, ये BCS थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो स्टेट है यहाँ पे वो चेंज होती है, ठीक है। लैटिस से कोई लेना देना नहीं है। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहे नॉर्मल कंडक्टर की बात करो चाहे सुपर कंडक्टर की बात करो, तो लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम रहेगी, लैटिस में कोई चेंज नहीं होगा। बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की चेंज होगी। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस लेना है CN माइनस CS, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी नॉर्मल कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी नॉर्मल कंडक्टर के लिए, वो तो होगी अल्फा टी।
जो हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, ये हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस किया था, ये अल्फा टी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी दैट इज कैलकुलेटेड, ये होगा हमारे पास में ए एक्सपोनेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस डेल्टा बाय केवीटी। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखाई देगा। ये तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, टी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी। ठीक है, स्पेसिफिक जैसे जैसे टी डिक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखाई देगा। इसकी बात करेंगे तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और यहाँ पे डेल्टा बैंड गैप को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने बीसीएस थ्योरी में आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को बीसीएस थ्योरी में। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर ए एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा बाय के बी टी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना इस फॉर्मूले को। ऐसा है क्या, डेल्टा बैंड गैप कैसे आता है, क्यों आता है, सब कुछ बीसीएस थ्योरी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वहां अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको, क्यों आता है ये बैंड गैप हमारे पास में। तो अपने नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी। हाँ, इस बैंड गैप का टेम्परेचर के साथ में भी एक रिलेशन है, ये भी ग्राफ याद रखना। बैंड गैप का टेम्परेचर के साथ में एक रिलेशन है T बाय टी सी के साथ। बैंड गैप की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब टेम्परेचर 0 है, बैंड गैप की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और टेम्परेचर की वैल्यू टी के इक्वल कर दोगे, टीसी के इक्वल, तो बैंड गैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एट टी इक्वल टू 0 केल्विन बैंड गैप मैक्सिमम होगा। एट टी ग्रेटर देन टीसी या इक्वल टू टीसी कर दोगे तो बैंड गैप की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जो बैंड, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे बैंड गैप है क्या, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि बीसीएस थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको। बीसीएस थ्योरी कुछ ही टाइम में अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसमें नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, ये हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी पर। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास में, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, देखो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है सुपर कंडक्टर के लिए, यदि अपने नॉर्मल कंडक्टर के लिए बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो टेम्परेचर कम करने पर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास में। तो थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो सुपर कंडक्टर की बात करें तो यदि अपने नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर हमारे पास में, नॉर्मल कंडक्टर यदि हमारे पास में, यदि अपने परफेक्ट कंडक्टर की बात करें या नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, जो नॉर्मल कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, वही नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर में जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कितनी तेजी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये हीट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हीट इजीली ट्रांसफर हो सकती है। इस वजह से हम कह सकते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होगी फॉर नॉर्मल कंडक्टर। बट अपने सुपर कंडक्टर की बात करें, सुपर कंडक्टर का बिहेवियर थोड़ा अलग है। यदि अपने सुपर कंडक्टर की बात करें, सुपर कंडक्टर में क्या होगा, सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि रेजिस्टिविटी 0 होती है। रेजिस्टिविटी 0 होने से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। बट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो काफ़ी लो होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा लो होगी। क्यों लो होगी, क्योंकि जब मटेरियल, जब भी कोई हमारे पास में कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है
तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में कूपर पेयर को फॉर्म करते हैं। अब ये कूपर पेयर है क्या, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। जब ये कूपर पेयर को फॉर्म कर लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन आपस में, ठीक है, बीसीएस थ्योरी इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कूपर पेयर को फॉर्म कर लेते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। कूपर पेयर की जो एनर्जी होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से काफी ज्यादा कम होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी, कूपर पेयर की जो एनर्जी होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी से काफी ज्यादा कम होगी। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, कंडक्टिविटी हाई है बट इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सुपर कंडक्टर है वो इजिली एनर्जी को ट्रांसफर, इजिली थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस वजह से इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा लो होती है। यदि अपने इसका थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें, थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे लिख देते हैं, टी हमारे पास में टेम्परेचर है, तो इसका जो ग्राफ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी नॉर्मल कंडक्टर के लिए, ठीक है, या हम कहें भी टेम्परेचर घटाने पे थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये नॉर्मल कंडक्टर ग्राफ है, लेकिन सुपर कंडक्टर में यहाँ पे डिक्रीज होगी। टी इक्वल टू टी सी तक ये नॉर्मल कंडक्टर है, यहाँ पे इंक्रीज होगी। जैसे ही ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। यदि वही नॉर्मल कंडक्टर रहता तो इंक्रीज होती जाती, लेकिन सुपर कंडक्टर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। इसको भी कौन एक्सप्लेन करता है, बीसीएस थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में, ये थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने, सुपर कंडक्टर के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे लंदन इक्वेशन। लंदन इक्वेशन, अब यहाँ पे दो टाइप की लंदन इक्वेशन है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने सुपर कंडक्टर की जो लंदन इक्वेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो भी हमारे पास में सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सुपर कंडक्टर के अंदर या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम के साथ में करंट डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अपने क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अपने लंदन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है डायनेमिक्स ऑफ, लंदन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है डायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर। ओम्स लॉ नहीं लगा सकते तुम डायरेक्ट यहाँ पे, सुपर कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर नहीं है कि ओम्स लॉ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तुम्हें एक अलग से इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन डिफाइन की गई वो टू फ्लूइड मॉडल के बेसिस पे दो इक्वेशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट की। दो इक्वेशन है हमारे पास में, फर्स्ट लंदन इक्वेशन और सेकंड लंदन इक्वेशन। टू फ्लूइड मॉडल का मतलब यहाँ पे टू फ्लूइड मॉडल मतलब एक हमारे पास में सुपर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दूसरे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि टी ग्रेटर देन टी सी है तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि टी लेस देन टी सी है तो सुपर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों को हमने टू फ्लूइड थ्योरी कह दिया, ठीक है। इसके बेसिस पे जो फर्स्ट हमारे पास में, यदि अपने सुपर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यहाँ पे यदि टू फ्लूइड मॉडल की बात करें तो टू फ्लूइड मॉडल में हमारे पास में दो हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इसको लंदन इक्वेशन को डिराइव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू फ्लूइड मॉडल। टू फ्लूइड मॉडल के अकॉर्डिंग जो सुपर कंडक्टर है वो दो टाइप के हमारे पास में फ्लूइड को कंटेन करेगा, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा। सुपर कंडक्टर की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास में होंगे, सबसे पहला होगा हमारे पास में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, या नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सुपर कंडक्टर ही नॉर्मल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। और जो दूसरे होंगे वो हमारे पास में होंगे सुपर इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जो सुपर इलेक्ट्रॉन होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ये किसको फॉलो करेंगे, लंदन इक्वेशन को ये
फॉलो करेंगे। तो सुपर इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपने ट्रेस करते हैं और यहाँ से एक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं जिसको अपने फर्स्ट लंदन इक्वेशन कहेंगे। तो सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्वियसली वो न्यूटन्स लॉ को तो फॉलो करेंगे लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सुपर इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेंगे हमारे पास में तो वो किसको फॉलो करेंगे, न्यूटन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। यदि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस पे, एक सेकेंड, यदि अपने किसी भी सुपर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो सुपर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। लेट्स से वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने सुपर कंडक्टर पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है सुपर कंडक्टर के अंदर, सुपर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। तो हमें पता है जो वेलोसिटी होगी इसकी, न्यूटन्स लॉ को ये फॉलो करेंगे, mdv/dt। ये किसके इक्वल होगा, ये फोर्स होगा, और फोर्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, -E/E ये होगा। और हमें पता है जो करंट डेंसिटी होगी वो हमें पता है फॉर्मूला NEVS, VS इसकी वेलोसिटी है, -NEVS, ये हमारे पास में करंट डेंसिटी होगी। VS यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इतना समझ में आया। क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे सुपर इलेक्ट्रॉन, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया क्योंकि बाहर से हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया, उस पोटेंशियल से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो -EE। करंट डेंसिटी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे VS की वैल्यू क्या होगी, VS की वैल्यू -JS/NE। ठीक है, N यहाँ पे नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो हमारे पास में जो सुपर इलेक्ट्रॉन है उनकी नंबर डेंसिटी है। इसको तुम NS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, NS, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा md/dt, VS की जगह अपने लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, JS/NS/E, JS, और ये आ जाएगा हमारे पास में E/E। तो dJS/dt आ जाएगा हमारे पास में E² NSE/m। तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन होगी वो फर्स्ट लंदन इक्वेशन होगी। नोट करो इसको एक बार, मैं इस अलार्म बंद कर दूं, नोट करो इसको एक बार। तो ये हमारे पास में फर्स्ट लंदन इक्वेशन होगी। dJS/dt मतलब जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। dJS/dt ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, NSE²E/m। ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, फर्स्ट लंदन इक्वेशन। करंट डेंसिटी टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, सुपर कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी है वो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, इसको ये रिप्रेजेंट करती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो dJS/dt की वैल्यू भी हमारे पास में 0 होगी। इसका मतलब है जो JS है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट होगा, करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी। लेकिन ओम्स लॉ, यदि नॉर्मल कंडक्टर की बात करें अपने, नॉर्मल कंडक्टर में, नॉर्मल कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है J=σI। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, J भी 0, बट सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर में ऐसा हो सकता है, सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। ये हमारे पास में फर्स्ट लंदन इक्वेशन है। अब हमें एक यहां से ही अपने सेकंड लंदन इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है जो मैक्सवेल इक्वेशन है, करंट डेंसिटी से रिलेटेड, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो मैक्सवेल इक्वेशन है, डेल क्रॉस E = -dB/dt, ये हमारे पास में एक मैक्सवेल इक्वेशन है। इस मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे अपने, E को अपने क्या लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट लंदन इक्वेशन, ये हमारे पास में मैक्सवेल इक्वेशन है। फर्स्ट लंदन इक्वेशन से देखो, फर्स्ट लंदन इक्वेशन हमें क्या कहती है, dJS/dt NSE²/me। E क्या आ जाएगा यहां से, m/NS/E²dJS/dt। ये वैल्यू यदि यहाँ पुट कर दें अपने इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, m/NS/E², E की जगह ये पुट कर देंगे, NSE² d/dt
डेल क्रॉस जे एस इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको कंपेयर करेंगे यदि, तो डेल क्रॉस जे एस क्या आएगा हमारे पास में, माइनस एन एस ई स्क्वायर बी बाय एम। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, डेल क्रॉस जे एस आएगा हमारे पास में माइनस एन एस ई स्क्वायर बाय एम इंटू बी। तो ये जो इक्वेशन होगी इसको कहेंगे अपने सेकंड लंदन इक्वेशन। और यदि बी को, मैग्नेटिक फील्ड को अपने डेल क्रॉस ए लिखें पोटेंशियल की फॉर्म में, वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में, तो डेल क्रॉस जे एस इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर डेल क्रॉस ए अपॉन एम। तो यहाँ से जो जे एस आ जाएगा वो आ जाएगा कंपेयर करके माइनस एन एस ई स्क्वायर एम बाय ए। तो ये करंट डेंसिटी वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल जो करंट डेंसिटी होगी वो वेक्टर पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये सुपर कंडक्टिविटी इसी रीजन की वजह से आ रही है हमारे पास में। यही एक मेन सोर्स है सुपर कंडक्टिविटी का। सुपर कंडक्टिविटी मतलब हाई कंडक्टिविटी। विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लंदन इक्वेशन क्या कह रही है। फर्स्ट लंदन इक्वेशन ये कह रही है कि बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अप्लाई किए हुए भी हमें करंट डेंसिटी एक मिल सकती है। ठीक है, यदि टी का जो टेम्परेचर है वो लेस देन टीसी है। उसका रीजन क्या है, किस वजह से वो मिलते हैं, वो सेकंड लंदन इक्वेशन हमें बताएगी। क्या रीजन है उसका, उसका रीजन है वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब टी लेस देन टीसी में ऑटोमेटिकली जैसे ही तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो उसका मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होने लगता है। परफेक्टली डाईमैग्नेटिक मटेरियल, परफेक्टली डाईमैग्नेटिक मटेरियल इसका मतलब एक मैग्नेटिक सोर्स है। तो मैग्नेटिक सोर्स है, उससे रिलेटेड जो वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो पोटेंशियल है, वही हमारे पास में करंट डेंसिटी होगी। तो इसी वजह से ये हाईली कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास में इन सुपर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे NS प्लस NE, NS प्लस NN। ठीक है, और जो NS होगा हमारे पास में उसका जो फॉर्मूला, ये तुम्हें याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये होगा N1 माइनस टी बाय TC की पावर 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जो सुपर इलेक्ट्रॉन होंगे देख सकते हो यहाँ पे T इक्वल टू 0 पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो सुपर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होगी, 0 केल्विन पर। T इक्वल टू TC पर NS की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब NN कितना होगा, N के इक्वल होगा। तो यहाँ से NN निकाल सकते हो, NN होगा NN होगा हमारे पास में N माइनस NS। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है जो तुम्हें याद रखनी है, काफी आगे इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसमें पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में। अब देखो डिस्कस करते हैं लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है ये। देखो इसमें हमने जैसे सुपर कंडक्टर में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास में लेट्स से ये हमारे पास में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास करवाते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से जब अपने मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएंगे, लेट्स से यहाँ से अपने मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएंगे, तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं होगा। सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा और यहाँ पे जो B है वो नॉन जीरो होगा। हमारे पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन इसकी एज की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं भी एकदम से 0 हो जाएगा इस बाउंड्री पर। ये जो बाउंड्री है सुपर कंडक्टर की, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होने में कुछ टाइम लेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल इसके सरफेस पे कितना, लेट्स से इसके जो सरफेस है इस पे मैग्नेटिक फील्ड है B0, तो सरफेस का 1/E, ठीक है, किस पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड सरफेस का 1/E हो जाता है या मैक्सिमम का 1/E हो जाता है,
तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस, यहाँ पे लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बी नोट बाय ई हो जाता है, तो इस डिस्टेंस को अपने कहेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट जे एस। ठीक है, जे एस हमारे पास में करंट डेंसिटी है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम जीरो कंसीडर करें यहाँ पे फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से, म्यू नोट जे एस। यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट डेल क्रॉस जे एस। डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू सेकेंड लंदन इक्वेशन देख सकते हो, माइनस एन एस ई स्क्वायर बी बाय एम माइनस एन एस ई स्क्वायर बी बाय एम। ये हमारे पास में ये होगा डेल 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 डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, इसको ये लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर बी आ जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाय एम इंटू बी। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाय एम बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होगा बाउंड्री पर। सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे चेंज होगा, वो इस इक्वेशन से डिसाइड होगा। ठीक है, इसको अपने कुछ भी लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन होगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा बी इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस एक्स लैम्डा, और यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक्स बाय लैम्डा के साथ में डिक्रीज करेगा। जब एक्स इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा तो बी इक्वल टू बी नोट बाय ई हो जाएगा। बी नोट क्या है यहाँ पे, बी नोट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1 बाई ई हो जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, लैम्डा ये टर्म होगी हमारे पास में, लैम्डा होगा एम बाय, इसको 1 बाय लैम्डा लिख देना, एम बाय म्यू नोट ई स्क्वायर एन एस की पावर हाफ। ये हमारे पास में लैम्डा होगा। इस इक्वेशन को तुम ये लिख सकते हो, डेल स्क्वायर बी माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है हमारे पास। तो लैम्डा कितना होगा, एम बाय म्यू नॉट ई स्क्वायर एन एस की पावर हाफ। तो ये लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास में सुपर कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है 1 बाय एन एस पे डिपेंड कर रहा है। एन एस, ये एन एस है, ठीक है, ये एन एस है हमारे पास में, एन एस। तो रूट एन एस पे डिपेंड कर रहा है। एन एस की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही हम कह सकते हैं वो कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की जो क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी होगी, बहुत अच्छा सुपर कंडक्टर होगा वो। एन एस की वैल्यू जितनी, सुपर कंडक्टर मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा सुपर कंडक्टर होगा, और उतनी ही तेजी से लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, लैम्डा एन एस जितना हाई होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अच्छा सुपर कंडक्टर होगा वो, जो जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर डिक्रीज करवा दे। अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है भाई सभी टेम्परेचर के लिए लैम्डा सेम रहेगा। ठीक है, बहुत सारे, अब सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है एक टेम्परेचर के बाद में। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा 0 1 माइनस टी बाय टी सी की पावर 4 की पावर माइनस हाफ। तो यहाँ पे देख सकते हो टी इक्वल टू 0 केल्विन पर, तो लैम्डा जो मैक्सिमम होगा हमारे पास में लैम्डा 0, और टी इक्वल टू टी सी पर जो लैम्डा है वो इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या, इन्फिनिटिव का मतलब लैम्डा 0 मतलब जो मैक्सिमम ये पेनिट्रेशन डेप्थ होगी हमारे पास में, सॉरी मिनिमम पेनिट्रेशन डेप्थ होगी इतनी, ये मिनिमम पेनिट्रेशन डेप्थ होगी, और टी इक्वल टू टी सी पे वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। टी इक्वल टू टी सी पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली पास कर जाएगा इससे। ऐसे नहीं भाई वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन डेप्थ होगी वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये लैम्डा टेम्परेचर पर इस टाइप से हमारे पास में डिपेंड करेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज लैम्डा का अपने ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ होगा लैम्डा का टी के साथ में, ठीक है, टी इक्वल टू टी सी पर लैम्डा इन्फिनिटिव है, और एक टी इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइनाइट है, लैम्डा 0। इस टाइप से अपने लैम्डा का टी के साथ में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज बीसीएस थ्योरी, जो एकमात्र थ्योरी है सुपर कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। और भी बहुत सारी थ्योरी दी गई, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है सुपर कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए वो है बीसीएस थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया बीसीएस थ्योरी। 3 साइंटिस्ट थे। बीसीएस थ्योरी नाम से ज्यादा मतलब नहीं है तुम्हें। बीसीएस थ्योरी मतलब सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए बीसीएस थ्योरी दी गई। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सबसे ज्यादा मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। और ये किस किस को एक्सप्लेन करती है, कौन कौन से इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है? ये जो बीसीएस थ्योरी है माइजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, जीरो रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, और आइसोटोप इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। माइजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, और किसको एक्सप्लेन करती है? जीरो रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, और जीरो रेजिस्टिविटी के अलावा ये एक्सप्लेन करती है आइसोटोप इफेक्ट को। आइसोटोप इफेक्ट क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी इसी में डिस्कस कर लेंगे। इन सभी कंडीशंस को, इन सभी प्रॉपर्टीज को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। क्या कहती है ये थ्योरी? ये जो थ्योरी है, अपने क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे इस थ्योरी पर, कोई अपने डेरिवेशन कुछ नहीं करने वाले, जस्ट क्वालिटेटिव डिस्कशन होगा। और सिलेबस में क्वालिटेटिव डिस्कशन ही है, बुक में भी तुम्हें क्वालिटेटिव डिस्कशन ही मिलेगा। कोई भी बुक उठा के देख लो तुम, ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ही मिलेगा तुम्हें, कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी जो है ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस है, जो बियॉन्ड है अपने सिलेबस से, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। हमें इसका कोई प्रूफ नहीं करना, हमें बस इसको डिस्कस करना है ये थ्योरी क्या कहती है और किस पे बेस है, क्या जम्पशन है इसको, और कैसे एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। सबसे पहले ये थ्योरी कहती है, सबसे जो पहला एक्सपेक्ट है इस थ्योरी का वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाया लैटिस डिफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाया लैटिस डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूंगा, एक बार तुम्हें समझ लेना है इसको। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल ही करेंगे। लेकिन मान लो ये पॉजिटिव आयन है और ये कोर है, हमारे पास में कोर आयन है और ये बाउंड है, मूव नहीं कर सकता। ठीक है, पॉजिटिव आयन, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव आयन। तो कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे एक पोटेंशियल है, डीप पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेगा तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा और इस पोटेंशियल के अंदर चला जाएगा। ये एक पोटेंशियल के अंदर दो पॉजिटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेगा, तो इसका इंटरेक्शन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन काफी हाई इंटरेक्शन है, काफी हम कह सकते हैं लार्ज इंटरेक्शन है। क्या कहेंगे इसको, लार्ज कह लो, हाई कह लो, या हम कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। नॉट लार्ज हाई, स्ट्रॉन्ग वर्ड ज्यादा यूज करो, स्ट्रॉन्ग अच्छा वर्ड है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन है मान लो, वो भी इसके पास में आ रहा है, तो ये भी इंटरेक्ट करेगा दोनों के बीच में। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के अंदर है, दोनों के बीच में रिपल्शन है, बट वो उस रिपल्शन की वैल्यू इस लैटिस के, जो लैटिस हमारे पास में है, इसके अट्रैक्शन से काफी ज्यादा कम है।
ठीक है, तो उसका रिपल्शन एक तरीके से हम यही कहेंगे वो अट्रैक्शन की तरह ही काम कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, हम ये ना कह के हम ये कहेंगे कि लैटिस ही इस टाइप से डिफॉर्म हो चुका है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हुए फील हो रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास में ये है, मान लो ये हमारे पास में एक बाउल है। ठीक है, इसमें दो बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है। ये बॉल भी इधर मूव करेगी और ये बॉल भी इधर मूव करेगी, मूव करेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स को एक बार, ग्रेविटेशन फोर्स को एक बार यदि इग्नोर कर दो, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, दोनों बॉल एक दूसरे के तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये दोनों अट्रैक्ट कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मूव कर रही है, हमें बॉल दिखाई ना जाए, ये जो बाउल है नीचे वाली, यदि ये हमें दिखाई ना जाए, हमें सिर्फ दो बॉल का मोशन दिखाया जाए, दो बॉल ऐसे मूव कर रही है, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि दोनों जो बॉल है ये मूव कर रही है और इनके बीच में जरूर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा, तभी ये मूव कर रही है। सेम कहानी यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे लगेगा भाई दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बाय लैटिस डिफॉर्मेशन की वजह से एक इंटरेक्शन होगी। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे एक पेयर की फॉर्म में होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर की फॉर्म में होंगे, पेयर फॉर्म करेंगे जिन्हें अपने कूपर पेयर कहेंगे। और कूपर पेयर की जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी होगी वो लेस देन होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक पोटेंशियल के अंदर है, तो इसकी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई भी सिस्टम है स्टेबिलिटी को अचीव करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। लेट्स से इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन थे वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे थे, और लेट्स से जीरो टेम्परेचर की बात करें, अपने फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे थे और जीरो टेम्परेचर की बात करें, T इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें, तो हमें पता है सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाईएस्ट जो फील्ड लेवल था वो हमारे पास में कौन सा था, फर्मी लेवल था। हाईएस्ट जो फील्ड लेवल था वो फर्मी लेवल था, ये लोवेस्ट फर्मी लेवल है हमारे पास में, लोवेस्ट लेवल, फर्मी लेवल का लोवेस्ट लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, फर्मी लेवल हाईएस्ट फील्ड लेवल, यदि फाइनाइट टेम्परेचर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएंगे, तो एक फर्मी लेवल है हमारे पास में, फर्मी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री है क्योंकि वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब वो लैटिस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और लैटिस डिफॉर्मेशन होता है, लैटिस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कूपर पेयर फॉर्म होता है, तो नीचे एक और लेवल क्रिएट हो जाता है जिसको अपने कहते हैं BCS लेवल। क्यों लेवल ये क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कूपर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है, तो एक नीचे की तरफ एक लेवल और क्रिएट हो जाएगा जिसको कहेंगे BCS लेवल, और ये जो दोनों लेवल के बीच का गैप होगा इसको अपने कहेंगे बैंड गैप। तो एक बैंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब तक इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर की फॉर्म में है तो वो BCS लेवल में रहेंगे और वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बोसॉन पार्टिकल है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बोसॉन पार्टिकल बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्पिन होगी वो इंटीग्रल स्पिन होगी। तो ये बोसॉन पार्टिकल क्यों बोसॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि एक ही लेवल में बहुत सारे कूपर पेयर रह सकते हैं, इस वजह से ये बोसॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, इंटीग्रल स्पिन होगी। जैसे ही इनको, बैंड गैप Eg है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे बैंड गैप रखा, अब बैंड गैप ये जो है हमारे पास में ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसकी जो वैल्यू होगी T इक्वल टू 0 केल्विन पर, इस बैंड गैप की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में 3.5 kBTC, ये होगी T इक्वल टू 0 केल्विन पर इस बैंड गैप की वैल्यू। T इक्वल टू 0 केल्विन पर ये बैंड गैप होगा, और ये इस यदि TC की वैल्यू पुट करें किसी पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर के लिए तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बैंड गैप बहुत हाई बैंड गैप है। देखो ये अपनी सेमी कंडक्टर की बात करें तो उसका बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंसुलेटर और जो जो हमारे पास में कंडक्टर इंसुलेटर है वहां जो बैंड गैप होता है उस टाइप का बैंड गैप नहीं है ये, बात समझ में आ रही है, वो बैंड गैप अलग है, वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉनों का बैंड गैप है जो अपने बात करते हैं ना, समझने की कोशिश करना इसको।
वो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पे, ये जो बैंड गैप होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है। फ्री इलेक्ट्रॉन पहले इसमें थे, बाउंडेड थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ वो कूपर पेयर नहीं बना रहे, लैटिस डिफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे किसी भी टाइप की, लैटिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉनों को इंटरेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वो यहाँ चले गए, तो ये बैंड गैप है। और ये जो बैंड गैप हमारे पास में ये BCS लेवल है, यहाँ कूपर पेयर के फॉर्म में यहाँ जाके वो फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये अलग टाइप का बैंड गैप है, ठीक है। यहाँ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं, बात समझ में आ रही है, यहाँ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ देखो कंडक्टिविटी, क्योंकि सुपर कंडक्टर बन रहा है ना, वो कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज करती है जब वो कूपर पेयर के फॉर्म में होते हैं, हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो बैंड गैप है T=0 केल्विन पर जो बैंड गैप ये है, यदि फाइनाइट टेम्परेचर पे बैंड गैप की बात करें तो इसका ये फॉर्मूला है हमारे पास में, Eg0 1 - T/TC की पावर हाफ। तो यहाँ पे देख सकते हो T=TC पर जो बैंड गैप है वो Eg0 के, वो 0 है, नॉट Eg0, T=TC पर 0 है हमारे पास में बैंड गैप। बात समझ में आ रही है? तो ये बैंड गैप का कॉन्सेप्ट है। तो यदि मैंने ये भी कहा था तुम्हें स्टार्टिंग में, ये कहा था कि यदि अपने इस पे फोटोन इंसिडेंट करवाएं सुपर कंडक्टर के ऊपर, यहाँ पे यदि फोटोन इंसिडेंट करवाएं तो फोटोन की एनर्जी यदि इस बैंड गैप से ज्यादा है, T=0 केल्विन पर या फाइनाइट टेम्परेचर पे भी जितना बैंड गैप होगा, यदि फोटोन की एनर्जी उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन फर्मी डिराक कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपने फर्मी डिराक अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, जब सुपर कंडक्टर है तब अपने बोस आइंस्टाइन, तो मतलब बोजोन पार्टिकल फर्मियोन पार्टिकल बोजोन पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, बोजोन स्टैटिक्स फर्मियोन स्टैटिक्स, फर्मियोन स्टैटिक्स बोजोन स्टैटिक्स, आपस में कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अपने लाइट इंसिडेंट करेंगे, लाइट इंसिडेंट करने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएंगे और फर्मी लेवल में, हायर लेवल में चले जाएंगे। हायर लेवल में जाने का मतलब है कूपर पेयर नहीं रहेंगे, ये कूपर पेयर नहीं रहेंगे तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। Eg का यदि टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें, Egt0 टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो ये इसका ग्राफ होगा। सुपर कंडक्टर में ज्यादातर जो ग्राफ बनेंगे वो यही बनेंगे, तुमने नोटिस किया होगा इस टाइप के ग्राफ ही देखने को मिलते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। इसमें अब अपने डिस्कस करते हैं जो इसका नेक्स्ट एक्सपेक्ट है, वो है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट BCS थ्योरी का जो नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है आइसोटोप इफेक्ट।